तड़ी पार करने का जो रीज़न था वो मेरे ऊपर 4 एफआईआर दिखाया गया। एक्स कॉर्पोरेटर के जो हस्बैंड हैं वो मेरे घर पर जाकर गाली गलौज किए, इस तरह से भगा दिया गया कि यहाँ पर कोई कॉर्पोरेटर की ज़रूरत नहीं, हमारे वार्ड के नहीं है। मैंने आज तक पॉलिटिक्स ही नहीं किया। जो बाबरी मस्जिद में ताला लगाते हैं और राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं। आरएसएस एक प्लान के साथ आई थी, तो तकरीबन 25 से 30 बड़ी बड़ी गलियां जहां पर घुटने भर पानी जमा होता था और लोग परेशान थे, 8 साल 9 साल से वहां पर चलने का रास्ता नहीं था, वहां पर चौल बनाने का काम किया। बीएलओ को डबल ड्यूटी दी जा रही है। बीएलओ कौन है? टीचर्स हैं बेचारे। नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं शहाब टीवी का प्रोग्राम खास मुलाकात, और इस वक्त हमारे साथ एमआईएम के जनरल सेक्रेटरी अतीक अहमद खान हैं, जो काफी चर्चों में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई पुलिस ने उनको गोवंडी मुंबई के इलाके से तड़ी पार किया। जो गोवंडी के लोग हैं, इनके चाहने वाले हैं, जो इनके नाक़दीन हैं, उनकी तरफ से बहुत सारे सवाल आए। क्यों तड़ी पार किया गया, क्या रीज़न था? तड़ी पार तो उनको किया जाता है जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, एक सर को कैसे तड़ी पार किया गया? जो इनके मुखालिफिन हैं उनका कहना था कि कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसके लिए तड़ी पार किया गया। तो चलिए हम आज उन्हीं सवालों से अतीक सर का इंटरव्यू शुरू करते हैं कि सर क्या वजह थी जिसकी वजह से मुंबई से आपको तड़ी पार किया गया? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहाँ पर जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ पर आए और आप ये क्वेश्चंस मुझसे कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं कोर्ट में मैटर है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी अगर जनता ने आपसे पूछा है और लोगों के सवाल है तो इसके ऊपर रोशनी डालना मेरा काम है। मैं जनता के प्रति मैं जवाबदेह हूँ, उसका मैं ज़रूर आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। देखिए, तड़ी पार शब्द जो है कहीं ना कहीं बहुत हीनियस क्रिमिनल्स के बैकग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ होता है, और किसी को अगर तड़ी पार कर दिया जाए तो समाज के अंदर उसकी इज्जत जो है वो तार तार हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तड़ी पार करने के बावजूद जो मुझे फ़ोन आ रहे हैं, लोगों की जो दुआएं, जो मोहब्बतें मिल रही हैं, उससे मेरी हिम्मत ज़रा भी पस्त नहीं हुई। और मुझे तड़ी पार करने का जो रीज़न था वो मेरे ऊपर 4 एफआईआर दिखाया गया, जिसके अंदर 2 एफआईआर 2025 में बने थे और 2 एफआईआर 2026 में बन गए। जिसकी सूची ये है कि मुझ पर जो पहली एफआईआर बनी थी वो बार-बार जो शिवाजी नगर और बैगनवाड़ी सिग्नल के ऊपर जो बार-बार एक्सीडेंट्स हो रहे थे, उन एक्सीडेंट्स को लेकर हम बार-बार जो है पुलिस महकमे में या ट्रैफिक डिवीजन के अंदर या बीएमसी के पास जा रहे थे कि हेवी व्हीकल्स को ब्रिज के ऊपर से शुरू किया जाए, उसके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। धरने भी किया था। जी। तो वो एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके गुस्से में जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए पूछने के लिए, तो कुछ पुलिस वालों ने कहा कि हमारे हाथ में नहीं है। तो उस वक्त हमने रास्ता रोको आंदोलन कर दिया था, रास्ता जाम कर दिया था और रास्ता जाम हो गया था। उसके बाद डीसीपी नवले साहब थे, वो आए और हम लोगों को वहां से उन्होंने उठाया। तो उसके 1 महीने बाद मुझे बुलाकर देवनार पुलिस स्टेशन में एफआईआर हाथ में थमा दिया गया। दूसरा एफआईआर 2025 पर मुझ पर बना 14 नंबर रोड पर, जहां पर देवनार बीट चौकी है, उसके पीछे प्लॉट नंबर 38 है। वहां पर एक मंदिर है। उस मंदिर से काफी दूर ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम में बच्चे जो है वो चिकन बिरयानी बना रहे थे, और वो जगह जो है वो एमएमआरडी की है, बीएमसी की है या कलेक्टर की? वो जगह गवर्नमेंट की है। उस जगह के ऊपर बनाया जा रहा था, पब्लिक एक्सेस के लिए वो जगह है। तो वहां पर कुछ शरपसंद लोग थे जो इनको मना कर रहे थे, और फिर वहां पर पुलिस पहुंची। उसमें चूंकि मैं इलेक्शन लड़ चुका था, विधानसभा इलेक्शन में मुझे 42,027 वोट्स मिले थे, तो मुझे उस इलाके से फोन आया। जब मैं उस इलाके में गया तो मामला सारा खत्म हो चुका था। हमारे बच्चे जो हैं वो चिकन बिरयानी की टोप उठाकर रोड पर ले आए थे, उन्होंने हटा दिया था और वहां पर कोई झगड़ा लफड़ा नहीं हुआ था। लेकिन उसके बावजूद वहां पर 35 लोगों के ऊपर एफआईआर बना। तो 35 लोग पूरे एमआईएम के थे या? नहीं, वो 35 लोगों में देखिए हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े थे इरफान ड्यूटी, उनके ऊपर भी बनाया गया था। वहां के लोकल लोग हैं, औरतें हैं, ये सारे बेकसूर लोग हैं। इनके ऊपर पुलिस ने जो है एफआईआर बना दिया। उसमें मेरा भी एक नाम लिख दिया पुलिस ने, और उसकी इत्तला मुझे आज तक नहीं थी। तीसरा केस मुझ पर बना रमजान महीने का वाकया है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से समाजवादी पार्टी के एक्स कॉर्पोरेटर के जो हस्बैंड हैं वो मेरे घर पर जाकर गाली गलौज किए। उसके रिएक्शन में हमारी तरफ से बच्चे गए, मैं उनको रोकने के लिए गया हुआ था, मैंने रोका भी, लेकिन काफी गुस्सा था। उनके ऑफिस पर तोड़ फोड़ या उनके ऑफिस पर पथराव किया गया, इस तरह से पुलिस का कहना है। तो उसमें एक एफआईआर मुझ पर बनी और 4 दिन मुझे जेल में भी डाला गया। और ये तीसरी एफआईआर मुझ पर थी, और चौथी एफआईआर इस इंसिडेंट से पहले
एसएससी का एग्जाम मेरे ख्याल से मार्च महीने की बात है, 21 तारीख से एसएससी का एग्जाम था, 21 मार्च से। और एक बच्चे का जो सेंटर कहाँ लगा उसको देखने के लिए 5-7 दिन 10 दिन पहले हॉल टिकट्स उनको दिया जाता है। लेकिन जाफरी इंग्लिश हाई स्कूल की प्रिंसिपल मैडम, उन्होंने बहुत बच्चों को सताया। 6-7 बच्चे थे, मेरे पास आए रोते भी लगते कि हमारा मंडे एग्जाम है, सैटरडे का दिन था और हमें हॉल टिकट नहीं दिया जा रहा है। मेरी अहलिया कॉरपोरेटर हैं, वो गई वहां पर, तो उनको इस तरह से भगा दिया गया कि यहाँ पर कोई कॉरपोरेटर की जरूरत नहीं, हमारे वार्ड के नहीं है। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं है। मैं 3-3:30 बजे के करीब मैं स्कूल में गया। मैंने मैडम से सिर्फ इतना कहा कि मैडम आप इतने नाराज क्यों रहती हैं, अगर कोई आ रहा है तो उसको बिठाकर बात कीजिए। और आपका लहजा इतना खराब है कि एक कॉरपोरेटर को जिस तरह से आप ह्यूमिलिएट कर रही हैं, तो जो पेरेंट्स आएंगे तो पेरेंट्स के साथ आप क्या करती होंगी। इतना मेरा पूछना था कि वो मुझ पर गुस्सा हो गई। मुझे बोलती है तू कौन है, तेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं, तू कॉरपोरेटर है, तो अपने घर का है। तो मैंने उनको बताया कि मैडम मैं कॉरपोरेटर नहीं हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं एक टीचर हूँ। तो बोले तू कैसा टीचर है, तो मैंने भी उनको कह दिया कि आई एम बेटर देन यू, क्योंकि मैं पेरेंट्स के साथ, छोड़िए मैं बच्चों के साथ भी बहुत मोहब्बत से पेश आता हूँ। आप पेरेंट्स को इस तरह से जलील कर रही हैं, कॉरपोरेटर आपके ऑफिस में आई हो उनको जलील कर रही हैं। मैं आया हूँ और कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे अलग अलग एनजीओस के, उनको आप ह्यूमिलिएट कर रही हैं, सबको ह्यूमिलिएट कर रही हैं। इस बात को पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया गया। खैर पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उस बच्चे को और उसके साथ जो 5 बच्चे थे, सारे लोगों को हॉल टिकट भी मिला। और मैंने वही जाफरी स्कूल के कैमरे में 8,900 रुपए कुछ फीस पेंडिंग थी, मैंने वो फी भी पे किया अपने हाथों से बच्चे का, और उसको हॉल टिकट दिलाया। 1 महीने के बाद, जब ये रमजान शरीफ में मेरा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद 1 महीने के बाद शायद पॉलिटिकल लोग, मेरे पास तो कुछ फोटोज भी आए थे, कुछ पॉलिटिकल लोग, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, नाम लूंगा भी नहीं, जनता सब जानती है, आप लोग सब वाकिफ हैं, वो लोग जाकर डीसीपी साहब के यहाँ बैठकर 1 महीने के बाद 1 महीने के बाद मुझ पर एफआईआर बनवा देते हैं फीस पे करने, और ये 4 एफआईआर, और उसी मैटर के अंदर एक एनसी भी बनवा देते हैं। तो 4 एफआईआर और एक एनसी, एक ही इंसिडेंट के लिए 1 एफआईआर और एक एनसी बनाई गई मेरे ऊपर। और उसके बाद मुझ पर सीधा तड़ीपार का प्रोसेस चालू कर दिया डीसीपी साहब ने। हमारे वकील वहां पर लगे, सीनियर एडवोकेट्स लगे, उन्होंने लाख समझाया, अपना एफिडेविट फाइल किया। एसीपी साहब का जब मैंने ऑर्डर पढ़ा, एसीपी साहब मुझे बहुत दिनों से देख रहे थे, जान रहे थे। 2011 से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, 2011 से 2026 मैंने किसी बच्चे को कभी इतनी बुरी तरह भी नहीं फटकारा कि उसका दिल दुखे। मारने की और गालियां देने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन 2026 में एसीपी साहब ने, मैं जब तड़ीपार ऑर्डर कॉपी पढ़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि उसमें उन्होंने लिखा कि 2 साल के लिए इस बंदे को तड़ीपार कर दिया जाए, समाज के लिए बहुत घातक है, खतरनाक है। और डीसीपी साहब का तर्क ये था तड़ीपार करने के लिए कि 2 लोगों ने ऐसा आकर उनके पास स्टेटमेंट दिया कि उनकी जान और माल को मेरे से खतरा है, और मैं डेडली वेपन्स, धारदार हथियार लेकर अपने साथ घूमता हूँ, डेडली वेपन्स लेकर घूमता हूँ। क्या है मेरे पास डेडली वेपन्स? ये 2 कलम होती है, 1 कलम होती है। खैर इन सारे मुद्दों को आधार बनाकर मुझे डीसीपी साहब ने तड़ीपार कर दिया, और ये उनका डिस्क्रिशन पावर है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, आईपीएस ऑफिसर है, और डिप्टी कमिश्नर के पास वो अथॉरिटी होती है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है, वो उन्होंने अपने हिसाब से मन माइंड सेट करके मुझे कर दिया तड़ीपार। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की दुआओं से और मेरी माँ बाप की दुआओं से मैंने इस मैटर को बॉम्बे हाई कोर्ट में डाला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुझे अपील के लिए कहा है, और हमने अपील फाइल कर दी है। अगर आप लोग इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों के बीच में बहुत जल्द मैं नजर आऊंगा। सर, आपके मुखालिफिन कहते हैं कि आप धरना प्रोटेस्ट ज़्यादा करते हैं और तरक्याती काम आप पे कम नजर आते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, धरना और प्रोटेस्ट, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो धरना और प्रोटेस्ट आपका ये माध्यम होता है जो लोग रूल में है उनको जगाने के लिए। लेकिन जब आप खुद रूलिंग्स में आते हैं, देखिए मेरी अहलिया जो है वो कॉरपोरेटर है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 8 कॉरपोरेटर जीत कर आए थे, और गोवंडी के अंदर 6 कॉरपोरेटर जीत कर आए थे। तो इस वक्त रूलिंग में हम हैं, महानगर पालिका के कामों को अंजाम देने के लिए रूलिंग में हम हैं। अब हमारे पर ये अकाउंटेबिलिटी बनती है। अब आप देखिए, हम कोई धरना मोर्चा बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं मेरी अहलिया वार्ड नंबर 134 की वार्ड की बात करूं तो तकरीबन 25 से 30
बड़ी बड़ी गलियां जहां पर घुटने भर पानी जमा होता था और लोग परेशान थे, 8 साल 9 साल से वहां पर चलने का रास्ता नहीं था, वहां पर चौल बनाने का काम किया, ये फिजिकल क्रिएशन का काम किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमने इलेक्शन जीतने के फौरी तुरंत बाद एक कंप्यूटर क्लास शुरू किया, जहां पर सिर्फ वर्ड नहीं, तमाम मानखुर शिवाजी नगर असेंबली के लोगों को फ्री में कंप्यूटर सिखा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने नीट की क्लासेस चालू किया। हम जानते हैं कि मानखुर शिवाजी नगर असेंबली में रहने वाले बच्चों की जो वालिदैन है उनकी इनकम बहुत एवरेज होती है, उसके अंदर वो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपया फीस नहीं पे कर सकते हैं। इसीलिए हमने बेहतरीन टीचर्स के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा सेटअप बनाया, जहां पर नीट की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और जो बच्चे नीट में कामयाब हो गए, हमारा अभी प्रोजेक्ट चल रहा था 27 तारीख से लेकर 2 अगस्त, तो इस नीट काउंसलिंग का लोग 5-5 10-10 हजार रुपया फीस पे करते हैं, हमने ये फ्री करवाया। तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों का हमने उसमें काउंसलिंग करवाया। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, फ्री राशन कार्ड बनाना हमने चालू कर दिया है, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंटेशंस के काम है, ये सारे काम हमने शुरू कर दिए हैं। और नाली जो साफ होती है, जिस तरह से 6 महीना हो गया इलेक्शन हमें जीते हुए, 6 महीने में हम जिस तरह से नालियों को साफ करवा रहे हैं, हमने ये कोशिश की है। और हमारे जानते हुए हमें कंप्लेंट मिली हो और ऐसे कोई नाली नहीं बची होगी जिसको हमने वहां के लोगों को पैसे देकर साफ करने को लगा। हम खुद उसको साफ करवा रहे हैं, साफ सफाई पर हम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे ये 15 नंबर नाला जो है, 15 नंबर रोड के ऊपर नाला, उसके अंदर पानी लोगों को नहीं नजर आता था। इस बारिश के अंदर नदियों की तरह उसमें पानी बहा है। इसके पीछे हम पड़े हुए हैं, निरंकारी के पीछे जो नाला है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है, एक तारीख जी तक साफ जी हो जी जाएगा। वो आधा हुआ है, उसको हम करवाएंगे, इसी साल करवाएंगे, उसको छोड़े नहीं है। हाँ, ये है कि बीएमसी ऑफिसर्स की आदत लग गई है, जो लोग पहले हुआ करते थे वो उनके साथ मिलजुल कर काम करते थे। हमारी आदत नहीं है मिलजुल कर काम करने की, जो जनता की भलाई के काम है वो हम कर रहे हैं। और एक चीज ये भी हमने हमेशा वादा किया था कि हम जो है नाली चाली गटर से उठकर आपके बच्चों को एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फ्री में चला रहे हैं, जिसमें 200 बच्चे हर महीने सर्टिफाई हो रहे हैं। और नीट की हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, जहां पर टॉप 50 बच्चों को मानकुर शिवाजी नगर असेंबली के हमने लिया हुआ है, जिनको फ्री कोचिंग के साथ साथ हम फ्री में स्टडी सेंटर प्रोवाइड करा रहे हैं। और गाइडेंस, जो एक्सपर्ट गाइडेंस, वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास वकालत को लेकर प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद हमारे पास अभी 8, 9, 10th को लेकर प्रोग्राम्स हैं। 11th, 12th साइंस एंड कॉमर्स एंड आर्ट्स को लेकर प्रोग्राम्स हैं। ये सारे प्रोग्राम्स हैं। मैंने जो वादा किया था कि आपके बच्चों को पढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी है, उसको मैं पूरा करूंगा। सर, गोवंडी में आज भी पानी, सफाई, सड़क और अस्पताल जैसे मसाइल हैं। अगर आपको एक मसला फौरन हल करना हो तो वो कौन सा होगा? देखिए, जब से बारिश हो रही है, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो मुझे वीडियो बना बना कर सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन, उसका जिम्मेदार कौन। देखिए, यहाँ पर नाली में कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, ये रोड जो है टूटी हुई है, ये गटर भर जा रही है। जब हम इसका जायजा लेने को गए तो पता चला वाकई हमारे वार्ड के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। इनफैक्ट पूरे मानकुर शिवाजी नगर असेंबली के हालात खराब है। इसको सुधारने में वक्त लगेगा। अब हम ये देख रहे हैं कि पानी के पाइप जो है गटर के बीचों बीच से लेकर जाया गया। एक तरफ गटर पूरी खाली है, दूसरी तरफ गटर पूरी खाली है, लेकिन बीच में जो है पाइप है। और वो पाइप होने की वजह से 2-4 थैलियां अगर फंस जाती तो पूरा पानी जो है ओवरफ्लो कर जाता है। और फिर वो पानी धीरे धीरे चालियों के अंदर जाना शुरू हो जाता है। कई ऐसी चालियां हैं जो 10-10 साल से बनी नहीं है। कई रोड हैं जो पिछले 10-15 सालों में उसको बनाया नहीं गया। तो हमारी ये कोशिश है कि सारे रोड जो है अलोंग विद द साइड नाला, जो बगल के नाला है, वो नालों के साथ रोड बन जाए। और इस कार्यक्रम के अंदर हम बराबर फॉलोअप में हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये होने जा रहा है। इस बारिश के बाद आप देखिएगा, रोड नंबर 13, 14, 15 तो ऑलरेडी बना हुआ है। 13, 14 और जितनी साइड की रोड है, रफीक नगर में अगर आप आ जाएंगे तो फैज रसूल मस्जिद से लेकर बिस्मिल्लाह मस्जिद और गाजी मस्जिद के कॉर्नर तक वो पूरा रोड जो है अंदर तक वो रोड बनेगा, दोनों नाले बनेंगे। और जितने क्रॉस रोड्स हैं, ये सारे रोड्स बनेंगे। हर एक गलियों को 5 साल में कोई एक ऐसी गली नहीं बचेगी जिसको हम नहीं बनाए। और अगर कोई एक काम आप बोलोगे तो एक काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत बुनियादी जरूरियात हैं जो पिछले 15-20 सालों में छूट गई हैं। इन तमाम कामों को हम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर, गोवंडी अब तक बदहाल क्यों है? गोवंडी
आपके ख्याल में गोवंडी की सबसे बड़ी कमी क्या है? अच्छी क़यादत, वसाइल की कमी या हुकूमत की तवज्जो का ना होना? देखिए, हुकूमत का तो तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है और क़यादत भी वहाँ पर हम मुझे ऐसा लगता है कि क़यादत हमारी कमज़ोर है। जो सवाल मुझसे आपने किया ना कि मैं सिर्फ़ जज़्बाती पॉलिटिक्स करता हूँ, मैंने आज तक पॉलिटिक्स ही नहीं किया। मुझे पॉलिटिक्स में भी मैं बच्चा हूँ, लेकिन हमारी क़यादत जिसको हमने पिछले 20 सालों से दी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ़ जज़्बाती क़यादत और जज़्बाती उन्होंने बातों में लोगों को उलझा के रखा। मुसलमान पहले वो हिंदू-मुसलमान करके डराते थे, मुसलमान-मुसलमान बोलकर वोट माँगते थे। जी। ख्वाजा यूनुस के नाम पर जिसने अपनी पॉलिटिक्स को शुरू किया, आज वो आके अचानक सेक्युलर हो गए और वो हम हमारे ऊपर इस तरह का वो इल्ज़ाम लगाते हैं। तो बेशक हमारी जो पॉलिटिक्स है, वो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए है और जो भी कमज़ोर तबके हैं, उनके लिए है, मुसलमानों के लिए भी है और कमज़ोर तबके के लिए। और आज अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देखेंगे, तो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सबसे बुरी हालात में जो है और सबसे कमज़ोर जो हैं, वो मुसलमान हैं। इसीलिए हमारी पॉलिटिक्स जो है, मुसलमानों के इर्द-गिर्द वाक़ई में है। अगर आज आपको वज़ीर आला से सिर्फ़ 5 मिनट मिले, तो आप गोवंडी के लिए कौन से 3 अहम मुतालबात हैं जो रखना चाहेंगे? देखिए, अगर मुझे चीफ मिनिस्टर साहब से मिलना का मौका मिले 5 मिनट का और अगर मुझे गोवंडी के 3 अहम मुद्दे उनके सामने रखने होंगे, तो बेशक मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है इसको लेकर। सबसे पहले मैं नशे के मुद्दे के ऊपर उनसे बात करूँगा क्योंकि बारहा इसके ऊपर हम भी प्रोटेस्ट कर चुके, एमएलए साहब भी हमारे प्रोटेस्ट कर चुके, हमारे एमपी साहब भी प्रोटेस्ट कर चुके। इसके पहले के लोग तमाम जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, मौलवी लोग हैं, हमारे इलाके के जितने मौलवी हैं, हर फ़िरके के मौलवी सब मिलकर ने प्रोटेस्ट किया, सब परेशान हैं। लेकिन प्रोटेस्ट और आवाज़ उठाने से ये नशा जो है कम नहीं हो रहा, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर फेल्योर नज़र आता है पुलिस डिपार्टमेंट का और सरकार की मिलीभगत नज़र आती है। तो मैं उनसे मुतालबा करूँगा कि सबसे पहले गोवंडी, मानकोर, शिवाजी नगर असेंबली के अंदर नशे को बंद करें। दूसरा मुतालबा ये होगा कि आप देखिए हमारे छोटे-छोटे घर हैं, जी। मैं खुद वहीं रहता हूँ। 10 पे 10 के गाले हैं। जी, 12 नंबर रोड पर बचपना मेरा गुज़रा, आज भी मेरा घर वही है। तो मैं ये मुतालबा करूँगा कि जो 14 फीट का जो कानून है, इसको बदलवा कर तकरीबन देखिए आबादी बढ़ गई है, बेस अच्छा हो गया है और एक ही घर में पहले मेरे घर में हम 4 भाई 2 बहन और अब्बा-अम्मा रहते थे। आज हमारी चारों भाइयों की शादी हो गई, दोनों बहनों की शादी हो गई, आज हमारे बच्चे हैं। एक ही घर में हम कैसे गुज़ारा करेंगे? अब गोवंडी में तो बिल्डिंग भी बननी शुरू हो गई। बिल्कुल। तो हमें परमिशन दी जाए 14 फीट के कानून को ख़त्म करके हमें परमिशन दी जाए 25 फीट, 28 फीट ताकि हम 2 माला, 3 माला अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, सिविल इंजीनियर्स के साथ मिलकर मज़बूत बनाकर हम उसमें रह सकें। ये दूसरा मेरा मुतालबा होगा और तीसरा मेरा मुतालबा होगा कि हमारे यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। जूनियर कॉलेज भी हैं लेकिन वैसे जूनियर कॉलेज नहीं है जैसे बाहर हुआ करते हैं। तो हमारे यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, गर्ल्स कॉलेज नहीं है और मुसलमानों की एक पॉपुलेशन है वहाँ पर जो बच्चियों को कॉलेज इसलिए भेजना पसंद नहीं करते हैं कि वहाँ फहशियात जो चल रहे हैं। तो वो अगर गर्ल्स कॉलेज हमारे यहाँ होगा, तो ऐसी तमाम बच्चियाँ जो नहीं पढ़ पा रही हैं, उनको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो एक डिग्री कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज, उसी के अंदर गर्ल्स का सेक्शन, ये 3 मेरे बड़े मुतालबात होंगे और अगर ये काम हो जाए, तो गोवंडी के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि गोवंडी के अंदर कितना टैलेंट है। वाकई गोवंडी के अंदर बहुत टैलेंट है और गोवंडी बहुत आगे जा सकता है। अगर आपको अपनी सियासी ज़िंदगी की कोई गलती माननी हो, तो वो एक गलती कौन-सी होगी? देखिए, ऑन कैमरा मैं कहता हूँ, आवाम के सामने मैं कहता हूँ कि एक गलती मेरी ये थी कि मैं इमीडिएट रिएक्शंस मैंने देना शुरू कर दिया था और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस इमीडिएट रिएक्शन को मैं अपनी बहुत बड़ी गलती मानता और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने माइंड को बहुत शांत और रिएक्शन नहीं देता हूँ मैं अब किसी चीज़ पर। आप अपने आप को किस तरह देखते हैं? आपकी सबसे बड़ी पहचान क्या होनी चाहिए? गोवंडी के लोग आपको किस तरह याद रखें? तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पहचान अल्लाह ने मुझे दी है कि एक टीचर हूँ, वही मेरी पहचान रहे और इसी फील्ड के अंदर मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा और बेहतर करूँ और लोग मुझे एक अच्छे टीचर के रूप में जो है पहचाने, यही मेरी ख्वाहिश है। अभी अनकरीब जो है यूपी में इलेक्शन है और एमआईएम पे हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है कि मुसलमानों के वोट को वो तकसीम करती है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये इल्ज़ाम लगाने वाले कौन हैं? ये इल्ज़ाम लगाने वाले कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है
और आम आदमी पार्टी है, और ऐसी कई पार्टियां हैं जो इस तरह के इल्जाम लगाते हैं कि एमआईएम जो है मुस्लिम वोटों को डिवाइड करती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आजादी के बाद ये पार्टियां लड़ रही हैं, कई दफे इन्होंने चीफ मिनिस्टर अपने वार्ड में, अपने स्टेट में बनाया, हर एक पार्टी चीफ मिनिस्टर बनाती है, और ये कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर है। क्या ये हिंदू वोटर्स को अपना नहीं बना पाए? आज भी ये मुस्लिम वोटर्स पे राजनीति कर रहे हैं। और आप मुझे बताइए कितने परसेंट मुस्लिम्स हैं यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर? 17%। और उन 17% में कितने वोटर्स हैं? तो एमआईएम के ऊपर ये सरासर इल्जाम है, और इनको ऐसा लगता है, देखिए ये खुद बताते हैं कि ये जितनी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं, जो उसमें सबसे बड़ी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी है, वो कांग्रेस है, वो अभी शिवसेना की उद्धव ठाकरे की अगर आप पार्टी देखें वो है। ये सारी अपने आप को सेक्युलर पार्टियां कहते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम यही वो पार्टियां हैं जो असेंबली में खड़े रहकर कहते हैं कि बाबरी को हमने गिराया, और इसमें सिर्फ हमारा हाथ नहीं था, हमारा पूरा शरीर था, हमारा पैर था, और इस पर हम फख्र महसूस करते हैं। ये वही सेक्युलर पार्टियां हैं जिनके नेता खड़े होकर लोकसभा के अंदर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने। ये वही सेक्युलर पार्टियां हैं जो बाबरी मस्जिद में ताला लगाते हैं और राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं, और जब इलेक्शन आता है तो ये मुसलमानों के हमदर्द हो जाते हैं, और इनको मुस्लिम वोट्स चाहिए होते, इसलिए इनके पेट में दर्द होने लगता है कि अब एमआईएम इलेक्शन लड़ेगी तो मुसलमानों का, आप माने या ना माने, कोई माने या ना माने, ये बात हकीकत है। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर जो हैं वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, और इस बात को पूरी की पूरी दुनिया मान रही है। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, वो मुसलमानों को एक इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इतने बड़े लीडर से इनको डर लगती है, इसीलिए इस तरह के इल्जाम लगाते हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद और फिजूल है। सर, आज़ादी के बाद से कई तंजीमें उठी, उसमें आज आरएसएस जो है अपने आप को इस तरह मजबूत कर चुकी है कि हर जगह उनके लोग हैं, हर इदारे में उनके लोग हैं, हर कंपनी के अंदर उनके लोग हैं, और मुसलमान के पास ऐसी कोई तंजीम नहीं है। इसकी क्या वजह है? इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए क्या होता है, जब 1927 के अंदर 1927 के अंदर जब आरएसएस को बनाया गया था, तो आरएसएस एक प्लान के साथ आई थी, और 1947 में जब हमारी हुकूमत आई, आरएसएस को बैन भी इन्होंने किया, फिर आरएसएस का बैन इन्होंने हटाया, और पीछे से जो है सरकार हमेशा आरएसएस को बैक सपोर्ट देते आई, और आरएसएस जो है वो अपने काम पर लगी रही, और सरकार की उन्हें हेल्प मिलती रही, आरएसएस बढ़ गई। और आज आरएसएस इतनी बढ़ गई है कि सरकार किस स्टेट में किसकी बनेगी आरएसएस डिसाइड करती है। अरविंद केजरीवाल को जिताना हराना है, ये आरएसएस डिसाइड करती है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी महाराज हारेंगे, अखिलेश भाई जीतेंगे, या अखिलेश हारेंगे, योगी जीतेंगे, ये भी आरएसएस डिसाइड कर रही है। इस देश के अंदर किसकी सरकार बनेगी, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये आरएसएस डिसाइड कर रही है। तो ये आरएसएस जो है कांग्रेस, समाजवादी और दूसरी अन्य सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां, बीजेपी, इन तमाम पार्टियों की पाली हुई बेटी है, जो आज बड़ी हो गई है और सरकार के रूप में वो अपने काम कर रही है। आपने इलेक्शन के रैलियों में अपने स्टेज से कहा था कि आप सियासत का अंदाज बदलेंगे। क्या आप समझते हैं कि आपके तमाम कॉरपोरेटर उस वादे पर पूरा उतरे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं एक चीज देखूं, मैं बहुत बड़े लेवल की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप गोवंडी के अंदर देखेंगे, जो हमारे 6 कॉरपोरेटर्स जीत कर आए थे, जिसमें से 2 लोगों को डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया, फिर भी आप देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन एक अलग मौजू है, एक अलग टॉपिक है, लेकिन आप देखिए वार्ड नंबर 134 में मेरी अलिया जीत कर आई, वो लोगों के बीच में रेगुलर है, और आप वार्ड नंबर 138 की महिला कॉर्पोरेटर को देखिए, वो भी लोगों के बीच में रेगुलर है। फिर उसके बाद हमारे विजय उबाले हैं, समीर पटेल, वो अपने केसेस में उलझे हुए हैं थोड़ा से, और अब देखेंगे जमीर कुरैशी को, वो भी लोगों के बीच में है। और हमारी तीसरी फीमेल कॉर्पोरेटर शबाना आतिफ शेख, वो भी आतिफ शेख के साथ एकदम बराबर फील्ड पर नजर आती है। और ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आकर हाथ नहीं दिखा रहे हैं, ये अपने स्कूटर से पैदल लोगों के बीच में जा रहे हैं, और ये आपने इसके पहले पॉलिटिक्स में नहीं देखा होगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है नोटिस करने वाली
कि जितने वीडियोस बनकर आ रहे हैं, अगर कचरा है कहीं पर तो उसके वीडियोस बनकर आ रहे हैं, कहीं पर खड्डा है तो उसके वीडियोस बनाकर लोग भेज रहे हैं, और जितनी आजादी के साथ लोग जो है सवाल कर पा रहे हैं। क्या आपने जनवरी 2026 के पहले ये देखा था? किसी की हिम्मत नहीं थी ये सवाल करने की, लेकिन पॉलिटिक्स का अंदाज बदल चुका है। हम सिर्फ वादा नहीं किए थे, जिस दिन हम जीते उसी दिन पॉलिटिक्स का अंदाज अपने आप ऑटो पायलट मोड पर चेंज हो गया, और आज लोग खुलकर सवाल भी पूछ पा रहे हैं, खुलकर अपने नगर सेवकों को तनकीद भी कर पा रहे हैं, और इसको हम बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं। देखिए, आप देखेंगे वीडियोस, इतनी कई कई ऐसे लोग हैं जो अपोजिशन में ही बैठे हुए हैं, जो इलेक्शन खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनको वापस से इलेक्शन ही लड़ना है, वो आम जनता नहीं है। लेकिन वो जिस तरह की तनकीद कर रहे हैं, जिस तरह से नेगेटिव वे में जाकर बात कर रहे हैं, जिस तरह से कॉरपोरेटर्स को हिकारत भरी निगाहों से और अल्फाजों से वो लोग नवाज रहे हैं, उसके बाद भी उनको जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, ये कहीं ना कहीं गोवंडी की पॉलिटिक्स में बदलाव है। और तीसरा मैं आपको बदलाव बताऊं, कभी आपने समाजवादी पार्टी या एमएलए साहब को इतनी बार गोवंडी में नहीं देखा होगा जितनी 2026 से वो नजर आ रहे हैं। तो अब किस तरह का बदलाव चाहते हैं पॉलिटिक्स में? अच्छा, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, महाराष्ट्र के हैं, और गोवंडी की जिम्मेदारी थी, और आपकी कोशिश और मेहनत की वजह से कॉर्पोरेटर जीत कर भी आए। जीतने के बाद आपने कुछ तरीकाकार इख्तियार किया है या ऐसा कोई अंदाज बनाया है जिसकी वजह से आप अपने कॉर्पोरेटर नगर सेवा की कारकर्दगी जान सके? देखिए, हमारी मंथली मीटिंग्स होती हैं, तमाम कॉर्पोरेटर्स हम बैठते हैं, बहुत कैजुअल बैठते हैं, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल कैजुअली उसको बैठते हैं। किसी होटल में बैठ गए या किसी के घर पर दावत रख ली, इस तरह से हमारा चल रहा है। टर्न बाय टर्न हम यहाँ वहाँ जाते हैं किसी के घर पर, या कोई जिसके घर पर इंतजाम ना हो तो होटल पर ले जाते हैं, बैठते एक दूसरे से हम डिस्कस करते हैं और एक दूसरे को चीजें बताते हैं, और बिल्कुल खुलकर अगर एक दूसरे की गलती है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। लेकिन एक निज़ाम हमारा बनने जा रहा है, बहुत जल्द इंशाल्लाह ये शुरू होगा, जहाँ पर हमारी एक सेंट्रल ऑफिस होगी MIM की। उस सेंट्रल ऑफिस पर तमाम कॉर्पोरेटर्स हर 15 दिन में, फोर्टनाइट में एक बार जमा होंगे, और हम आपस में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किसके वार्ड में क्या काम करना है और क्या काम हुआ। इसका जो पूरा जायजा है वो हमारे जो मुंबई के ऑब्जर्वर हैं अहमद बलाला साहब वो लेंगे, और हमारे महाराष्ट्र के जो सदर हैं इम्तियाज जलील साहब वो लेंगे। आप जनरल सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी बड़ी होती है। किसी भी इदारे में तंजीमों का पूरा बोझ जनरल सेक्रेटरी के कंधे पे होता है। तो आप जनरल सेक्रेटरी हैं, गोवंडी के बाहर लोगों को जोड़ने का और उसको MIM से करीब करने का क्या तरीकाकार है? आप क्या मेहनत कर रहे हैं उस ताल्लुक से? देखिए, जब से मैं महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी बना हूं, मैंने तमाम महाराष्ट्र के दौरे किए। महाराष्ट्र के हर इलेक्शन के पहले बहुत ही रैम्पट दौरे हमारे चल रहे थे, पूरे महाराष्ट्र में हम गए, जहां जहां हमें इलेक्शन लड़ना था वहां जाकर हमने 2-2 दिन 3-3 दिन मेहनत की। और ये तमाम जो है जनाब इम्तियाज जलील साहब के आदेश पर हुआ करता था। फिर उसके बाद जहां जहां इलेक्शंस हुए, हमारी कई सारी सीटें आई। कॉरपोरेशन के इलेक्शंस में तो हम खुद मुंबई में बिजी थे, लेकिन उसके पहले जितने भी इलेक्शंस हुए तमाम जगहों पर हम जाकर पार्टी को बढ़ाने के लिए और पार्टी का काम कर रहे थे। और अब जब मुझे तड़ी पार कर दिया गया तो मेरे हौसलों को पस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें मैं 3-4 दिनों से जो है नवी मुंबई में था। नवी मुंबई के अंदर मैंने वहाँ पर टीम इकट्ठा की, एक टीम बना दिया हमने। फिर अभी मैं तलोजा में हूँ, तलोजा के जिम्मेदारों से मेरी मुलाकातें हुई, कई एक ऐसे लोगों से मैंने मुलाकात की जो पार्टी के लिए आगे फ्यूचर में पार्टी में ज्वाइन होकर पार्टी को बढ़ाने का काम कर सकते। और फिर यहाँ से मेरा रुख जो है वो भिवंडी की तरफ जाने वाला है। फिर उसके बाद जहां भी इम्तियाज जलील साहब बोलेंगे मैं इंशाल्लाह वहां जाकर मतलब पार्टी को बढ़ाने का काम करूंगा। करना आपको पस्त करना नहीं हुआ, बल्कि आप और खुलकर काम करना चाह रहे हैं। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, हर हाल में शुक्र अदा करता हूँ। ये अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया एक्सप्लोर करने के लिए। और गोवंडी के मैं भले बाहर हूँ, लेकिन मेरा काम रुक रहा नहीं है। और मैं तारीफ करूंगा मेरी अहलिया की, मेरी वाइफ की, जो पॉलिटिकल नहीं है, एक हाउस वाइफ सी, जो बच्चों को घर में रहना, बच्चों को स्कूल भेजना और बच्चों के पीछे अपनी जिंदगी को गुजारना, उस तरह की वो लेडी है। घर में ट्यूशन पढ़ाया करती थी वो, उनका एक ही शौक था पढ़ाना। वो स्कूल में भी जाकर पढ़ाती थी, लेकिन बच्चों की वजह से उन्होंने स्कूल को क्विट किया।
तो वो घर में भी पढ़ाती थी। मैं उनकी तारीफ भी करूंगा और ये भी कहूंगा कि उस लेडी के अंदर इतनी हिम्मत है कि आज वो घर के बाहर निकलकर लोगों के बीच जाकर फेस कर रही है, और मेरे ना होने के बावजूद वो अपनी पूरी कोशिश करके लोगों का काम करने की कोशिश कर रही है। तो फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप गोवंडी के बाहर निकलना चाहिए। मुझे तड़ी पार कर तो दिए, लेकिन मजलिस का काम और पार्टी का काम करने के लिए मुझे बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है, और मैं इस मौके को बिल्कुल गंवाना नहीं चाहता हूँ। जितना मौका मुझे मुंबई के बाहर मिल रहा है, मैं मुंबई के बाहर कई एक डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर लोगों से मुलाकातें करना और पार्टी के जो लोग हैं उनको एकत्रित करके पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। सर, SIR का फॉर्म भरा जा रहा है पूरे महाराष्ट्र में और उसकी तारीख भी खत्म होने के करीब है जी। अगर उसके बावजूद हजारों लोग फॉर्म नहीं भर पाए तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? हुकूमत पर, इलेक्शन कमीशन पर, या खुद आवाम पर? देखिए, SIR बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है जो अचानक आ गई हो जी। हुकूमत की तो सरासर गलतियां हैं इसके अंदर। जिस तरह का इन्होंने प्रोसेस बनाया है, BLOs को दिया हुआ है, BLOs को घर घर जाना है, लेकिन BLOs नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसका रीजन है ना, BLO को डबल ड्यूटी दी जा रही है। BLO कौन है? टीचर्स हैं बेचारे। एक टीचर होने की वजह से मैं इस चीज को बिल्कुल समझ सकता हूँ कि मुझे क्लास में पढ़ाना भी है, बच्चों के फ्यूचर को भी देखना है, मुझ पर प्रेशर भी है, पढ़ाना भी है, और पढ़ाने के बाद जब मैं छूटता हूँ तो मुझे घर घर जाना है। अब बताइए, लेडीज BLO को अपॉइंट किया गया है और उनको दे दिया गया है SIR के फॉर्म। एक एक फाइल के ऊपर अगर 1200 आप एवरेज पकड़ते हैं, 1200 वोटर्स हैं तो एक वोटर का 2 फॉर्म, और 1200 वोटर के 2400 फॉर्म, और 2400 फॉर्म का इतना बड़ा पोटला। वो टीचर जो सुबह से शाम तक पढ़ा रही है, थक गई है, उसको वो पोटला लेकर गली गली घूमना है, और टाइम 1 महीने का। तो सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने SIR के प्रोसेस के ऊपर जो है कहीं ना कहीं प्रोसीजरल मिस्टेक्स किए हुए जो नहीं होने चाहिए थे। उसके बावजूद BLOs कहीं ना कहीं बैठते हैं और सोशल एक्टिविस्ट अपने ऑफिसेज में बिठाते हैं। उनको भी मैं कहूंगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो बिठाते हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारी भी पार्टी है। आप देखिए, असद साहब को बारहा SIR के ऊपर लोगों को इत्तला कर रहे हैं। हमारी ऑफिसेज से, MIM की ऑफिसेज से, हर एक ऑफिस से SIR के फॉर्म भर के दिए जा रहे हैं। कहीं हमने BLOs को बिठा कर रखा है, कहीं हम 2002 की लिस्ट ढूंढने के लिए लोगों को बिठा के रखे हैं। इसके बाद भी अगर लोग रह जाते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम, वक्त जो है और देना चाहिए था। और सरकार की ये सरासर नाइंसाफी है लोगों के साथ, और लोगों को ऐसे वक्त में उलझा कर रखा है जब स्कूल के एडमिशन्स के वक्त हैं, जब सेंसस का डेटा साथ में कलेक्ट किया जा रहा है, उसी वक्त SIR कराया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करके लोगों को उलझाकर उनको उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो राइट टू वोट है, उससे दूर रखने की ये सरकार की कोई चाल है, और उसमें पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे शहाब टीवी की तरफ से आप गोवंडी के लोगों को खास तौर पे और महाराष्ट्र के लोगों पे को उमूमी तौर पे, कि वो किस तरह देखें आपको? देखिए, मैं गोवंडी के लोगों को सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मानखुर्द के लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरह से वो कॉल करके मेरी खैरियत लेते हैं, जितनी दुआएं देते हैं, जितना कुछ गोवंडी के लोग मेरे साथ हमदर्दी रखते हैं। इन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरे महाराष्ट्र से, पूरे हिंदुस्तान से मुझे कॉल आते हैं। तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। मैं कोई कमजोर इंसान नहीं हूं जो एक तड़ी पार से या एक 4-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना जेल में रहने से डर जाऊं। मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। मैं आवाम की लड़ाई हमेशा लड़ता था, और ये भी जो वक्त है वो कट जाएगा, और इंशाल्लाह इसकी लड़ाई भी मैं लड़ रहा हूँ कोर्ट के माध्यम से, और इंशाल्लाह बहुत जल्द गोवंडी लौटूंगा। और गोवंडी लौटूंगा तो इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा कि पुराना अतीक अहमद खान वो लौट आया इंशाल्लाह। महाराष्ट्र के लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं महाराष्ट्र के लोगों को शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर हमारी सीटें जीत कर आई, और जिस तरह से महाराष्ट्र के लोग जो मजलिस के लीडर्स हैं, तमाम लीडरांस को जिस तरह की मोहब्बत देते हैं, तमाम महाराष्ट्र और तमाम हिंदुस्तान के जो गयूर मुसलमान हैं और गयूर लोग हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम भी हो, वो भी हमें वोट देते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं। तमाम लोगों को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और यही कहूंगा कि आप लोग हमें दुआओं में याद रखें। और इलेक्शन के वक्त अगर आपको कोई बहकाने आए कि हम इसकी टीम है, बी टीम है, सी टीम है, तो उनको नजरअंदाज करें,
और अपनी पार्टी, अपनी क़यादत के साथ जुड़े रहें, मजलिस को मजबूत करें, खुद मजबूत हों, देश को मजबूत करें। इतना ही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया सर शहाब टीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।